हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनय सहस्रबुद्धे जी, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के चेयरमैन हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। उनको दोबारा मनोनीत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद पर रहने के लिए। तो पहला सवाल तो आपसे विनय जी मैं ये करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत किस तरीके से आपने आईसीसीआर के काम को एक नया मुकाम दिया, एक नई पहचान दी, और ये भी बताइए क्या क्या नई चीजें की आपने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सांस्कृतिक संबंधों को हमेशा चर्चा में तो लाया जाता है, मगर जमीनी हकीकत में उतना महत्व नहीं दिया जाता था। मैं मानता हूं कि आजकल प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है, मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि विगत इतने सारे सालों में ये संस्थान काम कर रहा है, मगर हमारे काम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से लगभग घंटा 2 घंटा बिता के एक प्रेजेंटेशन लिया जुलाई महीने में, और आईसीसीआर के किए हुए काम की समीक्षा की और आगे के काम के लिए कुछ निर्देश दिए। आईसीसीआर जो 70 साल पुराना संस्थान है, वहां के कई पुराने लोगों ने मुझे कहा कि ये शायद पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना समय एक संस्थान के विकास की परिधि को जानने के लिए और जो हुआ है काम उसको समझने के लिए और जो करना है उसके बारे में निर्देश देने के लिए दिया। तो ये उनकी प्राथमिकता का ही एक परिचायक है, मैं मानता हूं। दूसरी बात यह है कि कल्चरल रिलेशनशिप के बारे में अन्य उपक्रमों के माध्यम से हम ये करते रहते हैं। विशेष रूप में आईसीसीआर की एक पहचान ये बनी कि ये विदेश में कुछ संगीत और नृत्य और नाटक के कलाकारों को भेजने का एक जरिया है। जरूर हम भेजते हैं, मगर केवल उतना ही आईसीसीआर का काम नहीं है। आईसीसीआर ने कई अच्छे काम इसके पहले भी किए हैं, आज भी करते हैं और आने वाले काल में भी करेंगे। उसमें हमने एक नया पहलू जोड़ा है कि आईसीसीआर यानी केवल कल्चर का मतलब संगीत और नृत्य तक सीमित रखने वाला संस्थान ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कृति की जो व्याख्या है उसमें हमारे क्या कारीगर नहीं आते, हमारे जो लोक कलाकार हैं जो सहारनपुर में बर्तन पर काम करते हैं, खुर्जा में और मिट्टी के बर्तन बनाने के संदर्भ में काम करते हैं, या महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी में लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, या फिर हमारे जो लोक चित्रकार हैं जैसे पट्टचित्र है उड़ीसा का, या वारली पेंटिंग है महाराष्ट्र का, या मधुबनी पेंटिंग है, क्या इनको कला की मुख्य धारा का अंग नहीं मानना चाहिए? संस्कृति के साथ इनका क्या संबंध नहीं है? जरूर है। अभी पिछले 2 अक्टूबर को हमने महात्मा जी के 150वें जन्म जयंती के अवसर पर एक वेबिनार किया। सेमिनार करना संभव नहीं था कोरोना के कारण, मगर उसका शीर्षक था वीविंग रिलेशंस थ्रू टेक्सटाइल ट्रेडिशंस, और उसमें 12 देशों के मास्टर वीवर्स आए थे, और उसमें भूटान की महारानी आई थी, और कोरिया की फर्स्ट लेडी आई थी, बांग्लादेश के टेक्सटाइल मंत्री आए थे, और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टेप रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज से इस पूरे आयोजन को शुभकामना दी। तो ये नया आयाम है, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और केवल संगीत और नृत्य तक के सीमित नहीं है। हम लिटरेचर को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय साहित्यकारों की जो कृतियां है, क्या उसका स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच वैश्विक भाषाओं में अनुवाद नहीं होना चाहिए? ये कौन करेगा? ये काम हम ही करेंगे और इसको बढ़ावा देंगे। अभी बीच में हमने जितने सारे युवा साहित्यकार हैं, जैसे अमिश त्रिपाठी है जो आजकल आईसीसीआर की सेवा में ही नेहरू सेंटर में निदेशक का दायित्व निभा रहे हैं लंदन में, उनके समेत ऐसे कई नए युवा साहित्यकार हमारे देश में विभिन्न विचारधाराओं के, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन सबको हमने कहा है कि आप इकट्ठा आइए। और विदेशों में जो साहित्य सम्मेलन होते हैं या बुक फेयर्स वगैरह होता है, उसमें हम इनको निश्चित रूप में ले जाएंगे। अभी बीच में हमने विदेश में जितने सारे हमारे वकील हैं, हमारे एम्बसीज हैं, उनको कहा था कि उनके देश में जो टेक्स्ट बुक्स बनते हैं, उन टेक्स्ट बुक्स में भारत के संदर्भ में क्या लिखा जाता है इस पर हमें बताइए। बहुत अच्छे परिणाम उसके निकल कर आए। अभी जो गलतियां वहां पर लोग कर रहे हैं भारत को समझने में एकेडमिकली, उनको ठीक करने का काम किसका है? हम मानते हैं कि ये हमारा काम। हम नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से कुछ किताबें रैपिड रीडिंग की वहां पर उपलब्ध कराएंगे, ये सब हम करेंगे। तो अन्य माध्यमों से भारतीय संस्कृति का परिचय बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। विनय जी एक चीज बताइए, जब कल्चर की बात की आती है, कहते हैं कल्चरल एक्सपोर्ट, और हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो बाहर तो कोई दिक्कत नहीं आती। बाहर हिंदुस्तान के विविध रूप, विविध जिसे कहते हैं आयाम बड़े आराम से पेश किए जाते हैं। हिंदुस्तान पे संस्कृति को लेकर राजनीतिक झगड़ा क्यों होता है? ये मूलतः कहां से निकल रहा है?
देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, और सारी मतलब इस विषय के विश्लेषण की जो पद्धतियां होती है वो भी अलग अलग होती है। मैं अपने नजरिए से जब इसको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि देश को स्वाधीनता के बाद यहाँ किसी भी तरीके से संस्कृति के विषय पर या मजहब के विषय पर झगड़ा न हो, इसलिए शायद ये सोचा गया कि हमारी देश की जो मिली जुली एक पहचान है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें कोई गलत नहीं। मगर मिली जुली पहचान को आगे बढ़ाना इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश की जो पहचान है उसको नकारना। देखिए, इस देश की पहचान का जो भी स्वरूप लोग समझते होंगे, उसमें हिंदू एक प्रमुख धारा तो है ही है। इसमें कोई अपराध बोध होने का जरूरत नहीं, या फिर उसको ऐसा कहने से किसी को दुख होगा ऐसा मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं। मगर एक काल्पनिक दबाव, शायद मनोवैज्ञानिक दबाव लोगों के मन पर रहा। बाद में उसको वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़ा गया। हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री एक ही महीने के अंदर इजराइल भी जाते हैं और पैलेस्टाइन भी जाते हैं। ये कहने के लिए, ये करने के लिए एक करेज ऑफ कन्विक्शन होना जरूरी होता है कि इससे कोई गलत नहीं होगा। हम तो सब देशों के साथ मित्रता करना चाहते हैं, तो हमें पैलेस्टाइन भी उतना ही प्रिय है, इजराइल भी उतना ही प्रिय है, हमें कोई उसका संदर्भ नहीं है। तो फिर एक चीज बताइए, इतनी उठापटक क्यों हो रही है शब्द सांस्कृतिक राजवाद पे? ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, फिर उस पर इतनी राजनीतिक उठापटक क्यों है? आपको लगता है कि ये क्या इसलिए है कि लोग उसको समझते नहीं है, या इसलिए है कि उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, या इसलिए कभी इस देश में मूलतः जिसे कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे कोई खुलकर चर्चा हुई ही नहीं? शायद आपने जो तीसरा कहा वो ज्यादा सच है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर चर्चा हुई नहीं। मगर वो न होने का कारण भी यही है कि इंटेलेक्चुअल विश्व में भी एक तरीके का जिसको मैं कहूं अस्पृश्यतावाद चल रहा। आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं यानी हमारे लिए आप अस्पृश्य है, अनटचेबल है, तो लोगों को आने नहीं दिया गया, आवाज बंद कर दी गई। कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं कि एकेडमिया में किस पद्धति से ये एक अनटचेबिलिटी को विकसित किया गया, स्थापित किया गया। आज भी कई हमारे संस्थान है, सरकारी नहीं मगर गैर सरकारी संस्थान, जिसमें ये इसी पद्धति को अपनाया जाता है। तो चर्चा पहले तो हुई नहीं, होने दी गई नहीं, और दूसरा मन में हमेशा राजनीतिक कारणों से एक अपराध बोध उन्होंने विकसित करने की भूमिका ली, जिसके कारण आज जब श्रीमती ममता बनर्जी ये कहती है कि मैं चंडी पाठ हर रोज पढ़ती हूँ और बाकी कुछ चीजें करती हूँ और मैं हिंदू हूँ और मुझे रिलीजन मत बताओ, ये कहने की कोई जरूरत ही नहीं ना। आपको अपने आस्था के विषय, अपनी विश्वास प्रणाली, जो मत प्रणाली होती है, बिलीफ सिस्टम होती है, उसको इस तरीके से एग्जीबिशन का विषय करने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर आज उनको ये लग रहा है क्योंकि ये अपराध बोध है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण इन सारे विषयों को एक दृष्टि से दरकिनार किया था। आज उनको ये ध्यान में आया कि ऐसा करने से हम अभी बदले हुए परिवेश में काम नहीं आगे बढ़ेगा, और इसलिए किसी नेता को कहना पड़ा कि मैं जनेऊधारू हिंदू हूं। वैसे तो जनेऊ का हिंदुत्व का कोई संबंध ही नहीं है, मगर फिर भी आकलन ही नहीं है ना, समस्या वहां पर है। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दे डोंट अंडरस्टैंड। मतलब विनय जी, ये भी मतलब बात सही है कि मतलब अगर आप अंकुर वाट जाएं तो वो तो विष्णु की भूमि बोला जाता है। अंकुर वाट की दीवारों पे 100-150 मीटर लंबी पूरी रामायण खुदी हुई है, पूरी की पूरी महाभारत खुदी हुई है। अगर आप इंडोनेशिया चले जाएं तो अर्जुन का पूरा बाकायदा उनके मेन स्क्वायर में वो लगा हुआ है, मेघानु सुखानु पुत्री नाम पूरे वो तमाम उस तरह के नाम है जो इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, यानी कल्चर में हिंदू नाम इस्तेमाल होता है, और रिलीजन उनका इस्लाम हो गया। आपको लगता है इन सब चीजों को इसलिए फोकस नहीं किया गया एक पॉलिटिकल सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से कि अगर करेंगे तो इसको एक अलग तरीके से देखा जाएगा? That Hinduism became a victim of extreme self-consciousness, which was being जिसे कहते हैं which was being directed and understood through जिसे कहते हैं French secularism. दो बातें हैं, इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म एकदम अलग है। सही, इसमें दो बातें हैं। एक तो हिंदुइज्म, हिंदुत्व कुछ भी कहिए आप,
इनके बारे में वीर सावरकर कहते थे कि हमारे अंदर एक सद्गुण विकृति है, यानी उदारता का अतिरेक है। इतना भी उदार नहीं होना चाहिए कि अनुदारता को ही हम मुख्य धारा बनाएं। आज कभी कभार ये होते हुए दिखाई दे रहा है कि हम इतने उदार हैं कि हम अनुदारता को भी एक दृष्टि से हमारी धारा का अंग बनने से रोक नहीं पा रहे। तो ये हमारी आस्था और हमारा जो भाव विश्व है, इथॉस है, और हमारी जो अब तक की धारणाएं रही, उसके अंदर की एक दृष्टि से हमारी अच्छाई के कारण भी निर्माण हो सकती है, ऐसी एक विकृति है, पहली बात। दूसरा, स्वाधीनता के आंदोलन के दरमियान भी ये भी हुआ, हमारे कई नेताओं ने बड़ी प्रामाणिकता से इस देश का विभाजन न हो इसके लिए कोशिश की, और वो सारे वंदनीय प्रयास थे। मगर वो करते 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 हमें ऐसा लगा कि पार्टीशन तो हुआ, मगर और अधिक पार्टीशन न हो, इसलिए हमारा एक दृष्टि से जो पार्टीशन की मांग कर सकते हैं उनको खुश रखने का प्रयास निरंतर जारी रहा। बाद में जैसे चुनावी राजनीति हावी होती गई, इसी ने वोट बैंक पॉलिटिक्स का रूप लिया, और ये सारी यात्रा में हमारी जो मूल पहचान है, अस्मिता है, आइडेंटिटी है, उसको या तो भुलाने की या उसको एक दृष्टि से मार्जिनलाइज करने की, एक दृष्टि से उसको उपेक्षित रखने की भी कोशिशें हुई, जिसके कारण कई बार जो इस पद्धति की राजनीति, घिनौनी राजनीति करना चाहते हैं, उन्होंने तरह तरह की मांगे की और हम उसको मानते गए। आखिरी सवाल आपसे, जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो ICCR अपने कल्चरल एम्बिट में कैसे लेगा, उसका प्रमोशन कैसे होगा, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। देखिए, राम मंदिर बनने के संदर्भ में काफी सारी तैयारियां हो रही है, पूरे देश की आस्था का, श्रद्धा का विषय, और सारा समाज एक होकर ये कर रहा है। इसमें कोई उस पद्धति की मजहबी राजनीति अभी तो नहीं दिखाई दे रही, कोई कर रहा है इस पद्धति से, और ये बड़े अच्छे चिन्ह हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और राम मंदिर जब बनेगा, मैं मानता हूँ कि भारत के विभिन्न मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, उसी परंपरा को और आगे ले जाने वाला एक मंदिर बनेगा। और मंदिर हमारे यहाँ कई बार ज्ञान के भी केंद्र थे, कला के भी केंद्र थे। दक्षिण के मंदिरों में हम देखते हैं कि मंदिर अभिमुख कलाओं का काफी विकास हुआ, चाहे नृत्य कला हो, संगीत हो, या बाकी कोई हो, या फिर ज्ञान के बारे में भी यही कहा जा सकता है। तो इन सारी कलाओं को प्रश्रय देने वाले केंद्र के रूप में ये मंदिर निश्चित रूप में आगे चलकर काम करेगा। और जब कला और संस्कृति का अन्योन्य संबंध हम जानते हैं, तो स्वाभाविक रूप में भारत का आकलन बनाते समय राम मंदिर और राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ जो इतिहास है, मैं मानता हूं कि वो दुनिया के समक्ष ले जाने का काम स्वाभाविक रूप में, जैसे हम कई अन्य मंदिरों के बारे में करते आए हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR इस मंदिर के बारे में भी करेगी, और बगैर कोई अपराध बोध करेगी, कोई शक नहीं। विनय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 भारतवर्ष को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।